बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर हाकवानी साहब, रिजवान रज़ी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, अनवर रज़ा साहब हमारे से शामिल गुफ्तगू होंगे और लाहौर से हमें इमरान याकूब साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। मीनवाइल ज़रा हालात हाज़िरा का जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का खेल जो है वो ताहाल जारी है, लेकिन इस खेल में संजीदगी कम और तनकीद का एलिमेंट हमें ज़्यादा नजर आ रहा है। तीसरे राउंड से पहले ही गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अतराफ से तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है और कल कौमी असेंबली और आज सेनेट के इजलास में दोनों जमातों के रहनुमा आमने सामने थे, जो कि आपने भी देखा भी। आज चेयरमैन सेनेट की तरफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब के जारी करदा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को कोर्ट तक पर जेल इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया और फिर इस अमल ने यह साबित कर दिया कि हमारे मुल्क में चेयरमैन सेनेट से ज्यादा बाइख्तियार सुप्रिटेंडेंट जेल है। इस सारी सूरत हाल में यह बात तो वाज़ेह है कि कोई भी माजी और हाल से सबक सीखने को तैयार नहीं है, लेकिन सब इस कोशिश में है कि वो किसी तरह मसनद इक़्तिदार पर बराजमान रहकर मुल्क, अवाम और दीगर सियासी जमातों और हरीफों पर राज कर सकें। दूसरी जानिब हुकूमत ने आज अवाम को एक बार फिर ऐलानात की हद तक ये खुशखबरी सुनाई है कि मज़ीद 15 IPP से मुआहदे हो चुके हैं, जिसके बाद बिजली की फी यूनिट कीमत 10 से 11 रुपए सस्ती होने का कवी इम्कान है। हुकूमत की ख्वाहिशात और खबरें एक तरफ, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिजली कंपनियां अदम वसूली, बिजली चोरी और दीगर नाअहलियों के बाइस गर्दिशी कर्जे में माहाना 50 अरब और सालाना 600 अरब का इजाफा कर रही हैं, जिससे गर्दिशी कर्जा बढ़ते बढ़ते 2.467 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत से दूसरी तरफ बढ़ता गर्दिशी कर्जा यह बता रहा है कि बिजली सस्ती करने के ऐलानात शायद मुस्तकबिल में भी सिर्फ एक खुशनुमा नारा ही साबित हो। ताहम दूसरी तरफ गजा के हवाले से आज एक पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत यह इम्कान पैदा हो चुका है कि जल्द ही दोनों इतराफ से एक अमन मुआहदा हो जाए, जिस पर 3 मराहिल में अमल दरामद होगा। आज के पब्लिक ओपिनियन में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के। हाकवानी साहब, ये आपने देखा भी जो कौमी असम्बली का इजलास के जिसके बयानात मैंने सुनाए आप सबको, सर इसको सुनने के बाद या ये बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद तो लग ही नहीं रहा कि दोनों तरफ कोई मुज़ाकरात में कोई संजीदगी है, क्योंकि आपको याद होगा पहले ही रोज इस बात पर इत्तफा हुआ था कि दोनों मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए थोड़ी समझदारी का सबूत देंगे। ये सबूत दे रहे हैं लोग। आप ठीक कह रही हैं। वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हुकूमत को ज़रा ज़्यादा इसमें मुजाहरा करना चाहिए फ़राग दिली का। उसकी वजह यह है कि बहरहाल वो हुकूमत है और हुकूमतों पे ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। दूसरी बात है, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और चीज़ें ज़रा एक पीसफुल माहौल होगा, सियासी टेम्परेचर नीचे होगा, उतना हुकूमत के लिए आसानी होती है कि उनको काम करने के लिए बेहतर उनको माहौल मिलता है, चीज़ें मिलती है। लेकिन ख़ासतौर पर अभी ख्वाजा आसिफ साहब को इसमें ख्वाजा साहब तो मुसलसल जब से ये पूरा अमल शुरू हुआ है, लगता है उनको ये टास्क दिया गया कि आपने इसको सबोताज करना है, ह्यूमिलेट करना है, PTI के लोगों का मजाक उड़ाना है। खासकर आप जरूर ख्वाजा साहब कह सकते हैं, लेकिन तारड़ साहब का बयान ले लें आप, तारड़ साहब का भी, तलाल चौधरी का भी, एग्जैक्टली जी। तो ये सारे लोग जो है ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, देखिए PTI का तो एक बहुत अग्रेसिव वो था ना उस मोड से, जहाँ आप एजिटेशन कर रहे हैं, आप मुसलसल लॉन्ग मार्च की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो मुज़ाकरात में आ रहे हैं। तो जब आप एक पहले ही एक एजिटेशन वाले मूड से अब नीचे आते हैं तो बहरहाल कुछ ना कुछ उस, लेकिन मुझे सच्ची बात तो ये इसमें PTI का कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा। मुझे उनके जो खास तौर पर उनकी जो उनकी मेन लीडरशिप है उनका वो सॉफ्ट ही रहा है, और वो अभी उन्होंने जो स्पीकर से भी उन्होंने ही कहा। अगर हम वाकई मैं इस चीज़ को ये कहूँगा, अगर उनके बयान में भी तेजी आती है तो वो सूरत में आती है जब उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जाती। जी, अब देखा ना, ये मुलाकात ना कराई जाने की भी कोई लॉजिक नहीं है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो एजिटेशन हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, जब फौरन मुलाकात हो जाती है और उस वक्त दरवाजे खुल जाते हैं और रातों को भी खुल जाती हैं। और जब जहाँ पे एक बिल्कुल एक जस्टिफाइड बात है कि आप एक मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये एक ऐसे आला सतही मुज़ाकरात हैं और ये अगर नाकाम होते हैं उसके बाद फिर दोबारा फिर एजिटेशन की कोई सूरत बनती है या एक वो, मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि ये आखिर इसका पीछे है क्या, मोटिव्स क्या है। इसको कामयाब होना चाहिए और हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारी मुजाहरा करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए। लेकिन जो लग रहे हैं, मैं तो नहीं लग रहा, मैं तो बहुत होपफुल नहीं हुआ। इमरान याकूब साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर गवर्नमेंट को ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना है तो बताइएगा उनको ऐसे अपने कौन से जेस्चर शो करना होंगे, कौन से ऐसे हमाल प्रैक्टिकलिटी में दिखाने होंगे कि जिससे PTI को उनका एतमाद हासिल हो, और दूसरा ये भी कि एक जो फिजा है वो साजगार माहौल पैदा करे ना मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जरा, आप आमिर हाकवानी साहब ने जो बात की, पहली बात तो यह कि मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि हमेशा
हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए खुले दिली का और फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए और चीजों को बेहतर अंदाज में कैरी करना चाहिए ताकि अपोजिशन को कोई मौका ना मिले। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं आपकी इस बात से जरा मुत्तफिक नहीं हूँ कि पीटीआई वाले बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम दे रहे हैं। इख्तिलाफ आपका हक है। उनका खासा ही नहीं है तहम्मुल और बर्दाश्त। देखिए पीटीआई की अगर आप सियासत देखें तो उनकी सियासत का अंदाज ही हमेशा जारखाना रहा है और यही उनकी मकबूलियत की एक बुनियादी वजह भी ये है। हत्ता कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पंजाब में वज़ीर इत्तलात सिर्फ इसलिए बार बार बदल दिए जाते थे कि खान साहब को ये इतराज होता था कि आप दूसरे मुखालफिन को आड़े हाथों नहीं अच्छा इमरान साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी इब्तिदाई में भी इस बात को इंडोर्स किया था कि दोनों तरफ से ही लग नहीं रहा, लेकिन कदरे, मैं ये कहूंगी कि कदरे हुकूमत के कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में लो मोमेंटम नजर आया हमें पिछले दिनों पीटीआई का। गवर्नमेंट जरा कुछ ज्यादा एग्रेसिव नोट पे नजर आई और उसमें भी कुछ ऐसे किरदार है, मैं सबको नहीं कहूंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है सर आपके देखें पीटीआई के साथ जुड़ा क्या है। पीटीआई के साथ जुड़ा 9 मई और 9 मई के साथ क्या जुड़ा है, 9 मई के साथ रियासत पाकिस्तान के इदारे। अब हम चलिए इमरान याकूब साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। आई थिंक वो टेक्निकल फॉल्ट है, मैं अब तज्ज़िया आपका ज़रूर कंप्लीट करूँगी इसके ऊपर। रिजवान रज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात मजबूरी हैं, ज़रूरी हैं, क्या रीजनिंग है कि अगर करने ही हैं तो फिर आपको लगता है कि इस किस्म के माहौल में जब इस किस्म के बयानात दिए जा रहे होंगे, बयानबाजी हो रही होगी, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, इस किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो ऐसे ही हुआ करते हैं। जैसे कि मेरे दोनों अहबाब ने और आपने भी यही कहा कि पीटीआई जो है वो एक अग्रेसिव स्टांस की वजह से मकबूलियत की इस मेराज पे पहुंची है और इस अग्रेसिव स्टांस को अगर वो तर्क करे तो उसकी अपनी मकबूलियत दाव पे लगती है, इसलिए वो तो अग्रेसिव टोन रखेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरों को जो है वो जरा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। दूसरे भी जो है ना वो भी वोट लेके आया हुआ, वो भी मुंतखब होके आए हैं, वो भी जब अपने लोगों के पास जाते हैं तो उनको सुनना पड़ती है कि आप आगे से जवाब क्यों नहीं देते। फर्क सिर्फ ये है कि अब पीटीआई का कोई दावा या कोई इल्जाम वो अनआंसर्ड नहीं जा रहा, वो बिला जवाब नहीं जाने दे रही PMLN। मतलब उनको ये कहा गया कि अगर आपने हुकूमत में बैठ के भी जूते ही खाने हैं या इनसे गालियां ही खानी है तो फिर हुकूमत छोड़ के बाहर निकल आइए, या कम से कम जो वो फैक्टलेस किस्म की बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाते हैं तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। अच्छा, तो वो एक सवाल ये भी बैलेंस करते हैं। रिजवान रज़ी साहब, अगर हम बयानात को, मैं बयानात भी एक पहलू है, स्टेटमेंट्स भी एक पहलू है, चाहे पीटीआई के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि जब चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं बावजूद इसके जो है वो मिलने नहीं दिया जाता, सेपरेट जो जेल हैं कोट लखपत के वो उन ऑर्डर्स को हवा में उड़ा देते हैं। हम अक्सर 26 नवंबर की बात पर, 9 मई की बात पर या जब जब एहतजाज होता है हम कहते हैं रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है। तो सर रियासत ने अपनी रिट यहाँ पर कायम नहीं करनी? देखिए, रियासत तो नहीं है यहाँ पे तो पार्लियामेंट है ना। तो पार्लियामेंट रियासत का हिस्सा नहीं है? मैं वही नहीं, वो तो रियासत का सुप्रीम ब्रेन होती है ना, उसकी तो ज्यादा अहमियत होनी चाहिए। अगर चेयरमैन सेनेट ने जनाब एजाज चौधरी साहब सेनेटर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है तो उस पे अमल क्यों नहीं हुआ, इस पहली तो बात ये कि उस पे अमल होना चाहिए। आज अमल नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन 1 दिन या 2 दिन ताखीर से भी हुआ है तो उसकी जस्टिफिकेशन पूछी जानी चाहिए कि ये क्या जवाज बनता है। क्योंकि अपोजिशन के हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, या तो फिर बंदा असद कैसर की तरह प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ही ना करे, अपोजिशन एहतजाज करती रहे, वो कहे जाओ मैं नहीं करता, मतलब ऐसे बकायदा हाथ मार के सेनेट की सीट पे जाके कहो जाओ भी मैं नहीं करता, कर लो जो कुछ करना तुमने, या तो बंदा ये करे। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट ने ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो फिर इस बात को बकायदा फॉलो किया जाना चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और अमल दरामद करवा के भी और ताखीर के अंदर भी उसका
बाकायदा नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है, आपको लगता है चेयरमैन सेनेट नोटिस लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, उनको लेना चाहिए। उनकी अपनी चेयरमैनशिप की जो उहदा है उसकी सैंक्टिटी का मसला है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ज्यादा तो हमें अनवर रजा साहब ही बता पाएंगे, लेकिन ये है कि बहरहाल ये कोई मुनासिब रवायत लेकिन नहीं ये खबर जरा चूंकि लाहौर की, अनवर रजा साहब आपकी इजाजत से मैं जरा इमरान याकूब साहब का तज्जिया मुकम्मल कर लूं, क्योंकि मैं जरा लाहौर से जान लूं ना उनसे कि इमरान साहब, अभी रज़ी साहब ने कहा ना कि कोट लखपत जेल की इंतजामिया ही बता सकती है कि क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या पता 1 से 2 दिन में मिलने दिया जाए। लेकिन सर इस किस्म की एग्जांपल्स जब अगर सेट होंगी तो आपको लगता है कि बेहतर आगे तरीके से मामला चलेंगे? इन्होंने असद कैसर साहब के हवाले से बात की, लेकिन गलत को गलत कहकर या बताकर जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर असद कैसर साहब ने गलत किया तो उसका कहीं किसी तौर भी ये हल नहीं है कि ये वाले साहब भी गलत करके उसका जवाब दें और कहें कि जनाब देखें उन्होंने किया था तो हमने भी किया। भैया आप तो अच्छे लोग हैं, अगर वो आप समझते हैं कि उन्होंने गलत किया था तो आपको तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो जितने मर्जी ताकतवर हों सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल, लेकिन उनकी कमर इतनी मजबूत नहीं है कि वो खुद ये फैसला कर सके कि रिजवान रजी साहब, आमिर हाकवानी साहब और अनवर रजा साहब, क्योंकि तीनों खुद मार्केट में रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तो हम सबको ये अंदाजा है कि जितना मर्जी तगड़ा अफसर हो, सरकारी अफसर जितना तगड़ा होता है सानू सब नू पता है। तो मामला ये है कि ये पीछे से इशारा या पीछे से जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में ही तो ये अहकामात किसने दिए होंगे इमरान याकूब साहब? क्योंकि लाहौर में तो पंजाब गवर्नमेंट रूल आउट कर रही है ना इस वक्त, मरियम साहिबा जो है वो सीएम है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये अहकामात किसी ने भी दिए हो, इसका बार या इसकी जिम्मेदारी 100% पंजाब हुकूमत पे ही आएगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पसे पर्दा जो भी हकाइक हो, लेकिन सामने तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत ही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें वजीर आला पंजाब जो हैं, बराह रास्त उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई अपना कदम उठाना चाहती है, क्योंकि वो खुद भी इसी जेल में बंद रही हैं। ठीक, बिल्कुल, ये वही जेल है कोट लखपत से उनको उनके वालिद की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी तो इस जेल से जज्बाती वाबस्तगी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल। अनवर साहब, आपको लगता है मरियम बीबी इसके ऊपर कोई अपनी खामोशी को चुप्पी तोड़ेंगी, या फिर आए रोज हम उन्हें डिफरेंट मौक़ों पर यूनिवर्सिटीज में तो कभी कहीं कुछ मुख्तलिफ प्लान्स की इनॉग्रेशन करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन जब मुखालिफिन के हवाले से गुफ्तगू होती है लताड़ती जरूर हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चले थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें या कुछ बेहतर होना चाहिए, जब वो खुद इस सबकी डसी हुई हैं? ज़रा बहुत शुक्रिया मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का वक्त दिया, क्योंकि आज से ही बड़े तल्ख किस्म के क्वेश्चन कर रही हैं और हार्ड हिटिंग करनी होगी। बाकी मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो तो मुझे लगता है कि आपके बाउंसर से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। और रज़ी साहब ने कल एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अच्छा, वुज़रा के जो बदलते तेवर और तुंदो तेज़ बयानात हैं, इससे साबित होता है, ये समझना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इन मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहते हैं। अब होगा क्या, जब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल ताकत के जरिए, सियासी जोर के जरिए अपने मुतालबात नहीं मनवाए, तो अब उनके पास ये एक मौका है कि इंटरनेशनल बदलते हालात या पाकिस्तान के मारूजी हालात जो बदल रहे हैं इकॉनमी की वजह से, अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या मिल सकता है, तो उन्हें अपनी बेवकूफ़ी से ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्हें कम अज कम अपने तंदो तेज जो बयान हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। खास करके अपना मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं। खान साहब ने हिदायत दी है सलमान अकरम रज़ा साहब को, बैरिस्टर गौहर को, कि तैयारी करें। देखिए, ये वो गलती है कि जिसकी वजह से शायद जो उन्हें यहाँ कुछ मिल सकता था वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। लिहाजा उन्हें बहुत सोच समझ कर अब अपने पॉलिटिकल फैसले करने होंगे, क्योंकि हालात बदल रहे हैं, हालात बदलते आपको दिखाई दे रहे हैं। और शायद आपको जो वुज़रा की तुंदो तेज बयानात और तलखी जो है और उनका जो रवैया है, उससे आपको समझना और सोचना चाहिए कि वो एकदम से उन्हें क्या हुआ। जो एकदम खामोश थे, कभी बात नहीं किया करते थे, ढके छुपे अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं, अब वो बाबंगे दहल पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी गुफ्तगू।
जी बिल्कुल, वो इसको पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये मैं आपको बताऊं। दूसरी बात जो कल रजी साहब ने मुझसे की थी, 17 को बिल्कुल जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला वो आ रहा है, और ये रजी साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला आ रहा है, और ये रजी साहब बताएंगे आपको इनकी मर्जी और मंशा क्या है। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में पॉलिटिकल टेम्परेचर ये बढ़ता रहता है, मुज़ाकरी अमल भी इसी तरह होगा, मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, ये फेस सेविंग भी होती रहेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चले इसके नहीं, मेरी मंशा वो नहीं है। जी जी मेरी अपनी मंशा। ये कुछ और बताएंगे आपको। अच्छा, आपको पार्लियामान बड़ी ताकतवर और मजबूत नजर आती है, वो शायद एक तस्वीर से आपको दाएं और बाएं बैठे साबित हो गया होगा ये कितनी बासर और पावरफुल पार्लियामान है। और जो मरियम का आपने बुनियादी सवाल किया था, देखिए जब आप किसी बैसाखियों के जरिए हुकूमत कर रहे होते हैं, आप सहारों के जरिए चल रहे होते हैं, तो फिर आपकी अपनी कोई राय की हैसियत और एहतराम नहीं होता, फिर आपको वही कुछ करना पड़ता है जो आपको डिक्टेट किया जाता है। तो आप समझ जाइए ये बात इमरान साहब की ठीक है कि कोई भी सरकारी अफसर इतना तगड़ा नहीं होता कि वो अपने तौर पर फैसला करे। और आज आपको साबित हो गया आपको हमारे मुल्क में सब तगड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फैसले वो भी करना चाहते हैं, क्या बात करती है ज़रियाब। मैं तो आपको पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ना तो ये पार्लियामान तगड़ी है और सियासतदानों की तगड़ेपन को तो छोड़ दीजिए। वो तो आपको पता ही है जो कुछ मुज़ाकरात की कमेटियां कर रही हैं। काबीना नहीं बना सकते, ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते। तो पीएम साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, मालूम ऐसा होता है कि जैसे उनके भी दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कटे हुए हैं, वो भी अपनी काबीना जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन रजी साहब, एक सवाल का जरा जवाब मुझे दें। ये ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, तो तारड़ साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, इनको ये जो मुज़ाकरात हैं, ये मजाकरात क्यों फील होते हैं? ऐसा क्यों लगता है इन्हें? नहीं, वो तो उन बातों पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो पीटीआई के लोग कह रहे होते हैं। लेकिन अनवर रजा साहब, फैसला 17 को भी नहीं आना, और फैसला उस वक्त तक नहीं आना जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री अमल में नहीं आ जाती। फैसले को मजाक बनवाना है कि वो दरवाजे पे खड़ा होकर कोई इंतजार कर रहा हो कि लाओ फैसला, मैं इसको सस्पेंड करूं, ठीक है ना सर? ये मेरी इस पे आप शर्त लगा लें मेरे साथ, नहीं तो जो नए जज जाएंगे खाने की शर्त लगा लें सर आप। अनवर रजा साहब, चाय आप पी रहे हैं, खाना आपको मैं खिलाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी छठी और 17 को जो है वो क्या कहते हैं, हमें रखना पड़ेगा। वो जजेस की तकर्री का अब कोई एक पार्टी का कारकुन जो बन जाए तो फिर क्या करे रियासत? देखिए बात ये है कि वो जजेस की तकर्री वाला इजलास जो है वो नहीं होने जा रहा सर 17 से पहले कि, और अगर वो 17 से पहले हो भी जाता है, और मेरा तो ख्याल है नहीं हो रहा, 17 को हो रहा है या 23 को हो रहा है, 2 तारीखें मुझे पता चली हैं, 2 मुख्तलिफ रिपोर्टर से मैंने पूछा। आपने जो पॉइंट उठाया ना, एक मिनट खगवानी साहब, जो सर फरमा रहे हैं, आपको 17 को भी फैसला ना आने की रीजन यही लगती है जज की बड़तरफी का मामला, या फिर वजह कुछ और है? भारत जो भी है, ये तो कम से कम लग रहा है कि जो जज साहब जो हैं, अब उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ, एहतराम के साथ, वो बेचारे मजबूर ही लग रहे हैं कि जब ये मुसलसल ये पिछले जो 3 जो इल्तवा हुए हैं, ये जहर है, इसमें कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील कोई समझ नहीं आती, तो इसके पीछे जो भी है उसकी रीजन वो नहीं है। बाकी रजी साहब ने तो खुल के बात कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज का तकर्रर, इसका मतलब ये है कि जो जजेस की बात की ना, जजेस वहां पे नहीं है। जी, इसका मतलब ये है कि जो जजेस मुकर्रर किए जाएंगे वो फिर नून लीग के अपने वर्कर मुकर्रर किए जाएंगे। उनमें 3 नाम पीटीआई के ओहदेदारों के भी है। अच्छा, और पीटीआई के ओहदेदार हैं। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नामों का होना मैटर नहीं करता। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन पर तो पीटीआई पिछले 1.5 साल से अदम एतमाद का इज़हार कर रही है, और उन्होंने भी अपने तमाम फैसलों में हर जगह पीटीआई के खिलाफ भी गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने बेंच जो बनाने हैं, चीफ जस्टिस ने बनाने हैं, और जस्टिस बाबर सतार है और जजेस हैं, ये वो हैं जिनके तहरीक इंसाफ अपने दौर में उस पर तनकीद करती रही है। बड़े क्रेडिबल, बड़े स्ट्रॉन्ग जज हैं, और वो ऑनेस्ट जज हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, यानी जो जज पीटीआई को रिलीफ दे वो जज उनका वर्कर हो गया। मैंने तो खबर दी है भाई आपको, मैंने राय तो नहीं, आपकी खबर पे मैं मैंने तो कहा कि नहीं होंगे। आपने तो मेरी तो अनवर रजा के साथ शर्त लगी है। ये फिक्र तो आपने कहा है ना कि जब जजेस अगर पार्टी के वर्कर बन जाए तो फिर क्या होगा। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट के जज कहीं से किसी पार्टी को रिलीफ देता है, ये ना करे आरती उतारना शुरू हो जाए, गुड टू सी यू कहना शुरू हो जाए, यार ऐसा तो ना गुड टू सी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कौन सा गुड टू सी यू कहा है?
वहाँ किसको उसके कहा चीफ है जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस, उसके चीफ जस्टिस वो जो पीटीआई का सबसे बड़ा मुखालिफ है। अच्छा। और पीटीआई जिसकी सबसे बड़ी मुखालिफ है, चीफ जस्टिस ने नहीं आए, मैं नहीं, सदके तो जाऊं, ये इस्लामाबाद आप चीफ भूल जस्टिस के रहे, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है जी ना। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बेटे आमिर 1.5 साल से 2 साल से आमिर फारूक साहब ही है ना। जब वो थे, कौन अब थे? ऐसे तो ना करे सर कौन convenient के थे साथ। उससे पहले? मैं नाल है कि क्यों इससे पहले अतर मिनल्ला थे जी। तो अतर मिनल्ला साहब के बारे में भी पीटीआई को तो हमेशा उस पे एतराज रहे हैं और वो उन पे ही नाकिद रही हैं, तो नाकिद। और पिछले 2 साल से जो पीटीआई का मुश्किल टाइम गुजरा है वो सारा तो जस्टिस आमिर फारूक साहब अच्छा, ने एक गुजारा इमरान है। याकूब साहब, रजी साहब ये खबर दे रहे हैं कि चूंकि जज की तकर्रुरी का मामला है, यही वजह है कि जो जजेस की तकर्रुरी का चूंकि मामला है, तो यही वजह है कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो लेट होता चला जा रहा है। सर, जो हम एक अमूमी तासुर देख रहे हैं वो कुछ और जाहिर कर रहा है, वो किसी और गुफ्तगू का इजहार कर रहा है, लेकिन रजी साहब की खबर ये है। खबर नहीं है, मेरी राय है। अभी आपने कहा कि मैं खबर मेरी राय है, मैं खबर दे मैं राय दे रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा चलिए ठीक है, इस अमूमी राय जो उनकी राय है, सर आप उससे इत्तेफाक करते हैं या फिर आपको लगता है कि बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस केस को लिया जा रहा है बानी पीटीआई के साथ? देखिए सर, आप बात ये है कि बार्गेनिंग चिप पे तो उन पे तो लिया नहीं जा सकता इस सारे मामले को। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब जिस वक्त से अभी जेल में हैं, उस वक्त से उनकी तरफ से कोई इस तरह का तासुर नहीं आया कि वो किसी तरह की बार्गेनिंग इस तरह से कर रहे हैं, लिहाजा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। लेकिन रिजवान रजी साहब की राय जो है वो हमेशा साहिब राय होती है इनकी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस राय का इजहार किया है तो चाहे वो आपके सामने मुकर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ये पीछे से खबर भी होगी। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये इसको आप एक अलमिया ही करार दे सकती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह के मामला होते हैं, अगर ये बुनियाद रख के ये सोचे कि हम जजेस के कंडक्ट पे हमेशा इतराज करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि जजेस की तकर्रियां जो है वो ठीक नहीं है और वो जजेस पार्टियां बन जाते हैं, तो वो कभी कोई किसी को गुड टू सी यू कह देता है और कभी कोई चीफ जस्टिस इस तरह का होता है कि अपने भाई को पीकेएलआई का सरबरा ना बनाने पे पूरी हुकूमत उधेर के रख देता है। ये सारी चीजें होती रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम खुद ही जजेस को मुकर्रर करते वक्त इस तरह का म्यार रखेंगे तो फिर वो जजेस तो आगे बढ़ के इससे भी आगे जाएंगे। लिहाजा हमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप या ब्रेक वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जुडिशरी भी फिर तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पार्लियामेंट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर सब कुछ ऐसे चलता रहेगा तो फिर इस मुल्क में जो आम आदमी हो या फिर जाहिर सी बात है सियासतदान हो या फिर दीगर अशराफिया हो, कहीं ना कहीं सबके लिए इंसाफ का जो तराजू है ना वो एक क्वेश्चन मार्क ही बना रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आईपीपीज के कुछ नए मुआहदों के हवाले से, और इन मुआहदों के तहत गवर्नमेंट ये भी दावे कर रही है कि मुमकिन तौर पर शायद फी यूनिट जो बिजली की कीमत है वो 10 रुपये कम होगी। कितना ये हकीकत से मतलब यानी कि इसका ताल्लुक है या फिर ये सिर्फ दावे हैं या सियासी बयानियाँ हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने 15 आईपीपीज के साथ नए मुआहदों की जो है दे दी है, जिसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि अब बिजली का जो यूनिट है वो 10 से 11 रुपए सस्ता हो सकता है। अब मैंने पहले भी यही कहा था कि ये हकीकत के कितना करीब है, ना सिर्फ ये बहुत बड़ा सवाल निशान है बल्कि ये भी कि जो मुआहदे हुए हैं ये हुए किसके साथ हैं, और पाकिस्तान को क्या वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट जो है वो जिनके दावे कर रही है। अनवर रज़ा साहब ये बताइएगा, चाइनीज कंपनी के साथ तो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो नए होने वाले मुआहदे हैं ये किन हुकूमतों के जेर असर हैं? देखिए ज़रियाब, 14 आईपीपीज के साथ नज़र शुदा जो मुआहदे हैं उनकी मंजूरी आज काबीना ने दी है, और ये नज़र शुदा मुआहदे हैं इस पे आईपीपीज के नज़रसानी मुआहदे जो हैं इन पे मुनाफा और लागत का जो है ना 802 अरब रुपए की कमी जो है काबीना ने तजवीज़ किया है। अब होगा क्या, आईपीपी से गुज़श्ता बरसों के जो इजाफी मुनाफा है ना उनमें से भी 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी, और आईपीपी के साथ जो नज़र शुदा मुआहदे हैं उसमें आप ये देखिए कि ये कब तक काबिल इतलाक है। हुकूमत को इनसे जब तक ये काबिल इतलाक होंगे 1.4 खरब का फ़ायदा होगा। अब हुकूमत ने ये
तय करना है कि इससे आवाम को कितना रिलीफ देना है, कौमी खजाने में कितने आने हैं और गर्दिशी कर्जों में कितने अदा करने हैं। ये तब मुमकिन होगा जब ये जो IPPs के साथ नजर सानी शुदा मुआहदे हैं इन पर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये बातचीत के बाद के मराहिल है। और होगा क्या, देखिए गर्दिशी कर्जे उतार दिए जाएंगे, खजाने में चल जाएंगे और कुछ रिलीफ आवाम को भी शायद दे दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि हुकूमत इस पर बड़े दावे करती थी, इसलिए ये आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बड़े एक और मुझे एक बात पहले सेगमेंट में अगर आप इजाजत दीजिए मैं वो करना चाहूंगा, मेरे दिल में थी, मैंने कहा कर दूं। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी सिस्टम ज़रीफ़ी है और इस सिस्टम की नाकामी है कि अगर आप जजेस की तकर्री का इंतजार करने की वजह से फैसला रोक रहे हैं तो मुझे बताइए किधर गई रियासत की रिट और किधर गई आपकी पावर और किधर गई पार्लियामान की ताकत। ये एक पॉलिटिकल बात थी जो मैंने करनी थी। ठीक है। अच्छा रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा, खबर तो ये भी थी कि जो इनके अपने विफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे हैं वो भी 2000 अरब रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। तो ये वसूलियां तो विफाकी और सूबाई इदारों ने करनी है ना, इसमें अवाम का क्या लेना देना? उनकी जेबों पर इजाफी बोझ क्यों डाला जाता है? वहां पे डकैती क्यों डालती है गवर्नमेंट? ये एक अलग पहलू है इसका, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर निशानदेही कर दूं। देखिए ये बात बार बार कही गई इस प्रोग्राम के अंदर, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोहरा देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस हम पेमेंट कर रहे हैं वो 45% जा रहे हैं चाइनीज जो IPPs हैं, 40% जा रहे हैं चाइनीज IPPs को, 45% जा रहे हैं गवर्नमेंट के अपने जेनकोज को, जनरेशन कंपनी जो ओन्ड बाय वापडा हैं उनको जा रहे हैं, और 15% जो है ये निजी शोबे को जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ। सरकार ने शुरू किया 15% से, इनमें से कुछ लोग माने हैं, कुछ लोग नहीं माने, मान जाएंगे। और मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर जब ये मौजूद ज़ेर बहस आया था तो मैंने अर्ज किया था कि 45% जो हुकूमत एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालती है, अगर हुकूमत ये भी दे दे, यही छोड़ दे कैपेसिटी चार्जेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि आप कम से कम 20 से 22 रुपए यूनिट बचा रहे होंगे सिर्फ सरकार की कैपेसिटी पेमेंट ना लेने के बायस, सरकारी इदारों के। अच्छा। आज जो काबीना का इजलास हुआ इस हवाले से, उसमें ये बात जो रिपोर्ट की गई, प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे इसका जिक्र किया कि ये जनरेशन कंपनीज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, यानी कि वो जो 45% कैपेसिटी पेमेंट जा रही थी, अगर सिर्फ इसे कम कर दें तो एक अंदाजे के मुताबिक 29 रुपए फी यूनिट तक कमी होती है। अब हुकूमत, लेकिन फिलहाल 22 का फिगर है, कोई 25 का कह रहा है, लेकिन हुकूमत ने जब ये कहा कि हम इतनी बिजली कम करने जा रहे हैं तो IMF ने कहा कि नहीं, आपका 4200 अरब रुपए का पावर सेक्टर का, यानी कि एनर्जी सेक्टर का, जिसमें गैस भी शामिल है, जिसमें बिजली भी शामिल है, इसका गर्ची कर्जा इकट्ठा हो गया हुआ है, आपने इनहेरिट किया है, आप इसको स्केल डाउन कीजिए इसके जरिए। ठीक है। और वो जो पिछले दिनों मेरा ख्याल है कि तजवीज आई थी बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने की भी, वो भी इसी ज़िमन में थी कि इसका स्केल डाउन कीजिए, तो ये होगा इस हवाले से। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में, जिनके अंदर सरकार के अदारे जो हैं, इसका जवाब मैं इमरान याकूब साहब से ले लेती हूँ। आपने गर्दिशी कर्जों के हवाले से जिक्र किया ना यहाँ पर, तो 92.44% से जायद की वसूलियों के दावे कर चुकी है अब तक गवर्नमेंट इमरान याकूब साहब। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो डिस्कोस के गर्दिशी कर्जे हैं उनकी अमाउंट जो है वो 50 अरब रुपए बताई जा रही है। एक तो इस पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। दूसरा ये भी सर कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं इसके तहत अगर हम लोग देखते हैं कि जो आवाम को रिलीफ पहुंचाने की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि IMF के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म का जो मुनाफा है या फिर सुकून है वो गवर्नमेंट इस पर प्रोवाइड कर सकती है आवाम को? दो चीजें मैं इस पे बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस इशू पे मेरी खुद बराह रास्त वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से भी गुफ्तगू हुई और वजीर खजाना से भी गुफ्तगू हुई। इसलिए मैं आपके साथ फ्रॉम हॉर्सेस माउथ अगर बात शेयर करूं तो वजीर आज़म की दिली ख्वाहिश है कि ये कीमतें कम की जाएं और किसी भी तरीके से इन मामलात को कंट्रोल किया जाए। और ये अभी जो रिजवान रजी साहब कह रहे थे कि काबीना में भी उन्होंने कहा कि ये एक जेब से आप दूसरी जेब में निकालते हैं ये मामला, लेकिन वजीर खजाना ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि ये मुमकिन नहीं है। बकौल वजीर खजाना की उन्होंने वजीर आजम को भी ये बता दिया वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो 45% अगरचे हुकूमती हैं इदारे, लेकिन उन्होंने गैर मुल्की बैंकों से, गैर मुल्की कंसोर्शियम से इतने महंगे दामों कर्जे लिए हुए हैं
کہ اگر وہ یہ چھوٹ دے دیں گے تو پھر وہ قرضے کہاں سے واپس کریں گے؟ یعنی آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے، بات ایک ہی ہے۔ ہاں پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ والے جو حکومتی اونڈ کمپنیز ہیں وہ آپ کو بجلی اس طرح سے سستی کر دیں۔ لہٰذا یہ معاملہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وزیر خزانہ خود کیا فرماتے ہیں۔ دوسری بات اب یہ آ گئی آپ کی طرف سے جو سوال تھا کہ جی یہ قرضے جو ہیں اتنے ارب روپے کے، 50 ارب سے زائد یہ معاملہ، تو اس پہ انور رضا صاحب کیونکہ خود اسلام آباد میں یہ بھی آپ کو زیادہ بتا دیں گے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آمدنی چونی اور خرچہ روپیے والا معاملہ ہے، یہاں پہ اسی لیے انہیں لینی پڑتی ہے کہ یہ تو اپنی سیلریز نہیں دے سکتے، اور پھر سپلائی کا نظام جو ہے ہمارا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، لاہور کی بات کر لیں تو ویسی سوسائٹیز لاہور میں موجود ہیں جو وابڈا سے بجلی لیتی ہیں، لیسکو سے بجلی لیتی ہیں اور خود ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، وہ تو بجلی میں منافع میں ہیں، ان کو تو نقصان نہیں ہو رہا، وہ تو پیسے بھی کما رہی ہیں، بجلی دے بھی رہی ہیں لوگوں کو، اور وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، ٹھیک، اور لوگ بھی خوش ہیں۔ لیکن یہاں پہ جہاں پہ سرکاری مشینری ہے وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک سوسائٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے 100 بندوں کے ساتھ کام چلا رہی ہے، تو وہیں اگر آپ صرف وابڈا کے ایس ڈی او کا آفس دیکھیں تو وہاں آپ کو 200-250 بندہ نظر آئے گا۔ ٹھیک تو یہ ہے، انہوں نے بوجھ تو سارے اس طرح سے بڑھائے ہوئے ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رکھا محکموں پہ۔ عمران صاحب نے ایک بات کی خاکوانی صاحب، جو وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا اور انہوں نے نفی کی اس بات کی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وزیر خزانہ صاحب از دا پارٹ آف دا پی ایم کیبنٹ، تو سر کابینہ کے لوگوں کی ہی تو خبر ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مطلب 10 سے 11 روپے فی یونٹ مل جائے گی۔ سر یہ آپس میں طے نہیں کرتے اس میٹنگ میں اور اٹھا کر خبر جو ہے پھر میڈیا پر آ جاتی ہے؟ زریعہ بجلی سستی ہوگی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکاری اونڈ جو جن کو کمپنی ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، آپ دو چیزوں کو مکس کر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ میں اپنی مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی معصومیت کا اور سادگی کا کیا کمال درجے کے ہمیں معصوم وزیر اعظم ملتے ہیں۔ 16 مہینے پہلے بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور اب پھر وزیر اعظم ان کو 6-8 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں، تو اب یہ سوال اچانک ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی، ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں تو پہلے تو اسی معصومیت پہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے ان کو۔ ہمارے تجربہ کار لیڈر ہیں، 2-3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ خیر بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا، میں نے کہا تو ہے کہ 16 ماہ کی انٹرنشپ تھی ان کی پی ایم شپ کی، اب پریکٹیکل زون میں آئے گے۔ دیکھیں یہ جو عمران یعقوب صاحب نے بالکل ہی درست بات کی کہ یہاں پہ جو لاہور کے ہم خاص طور پہ جہاں بیٹھے ہیں لاہور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کی سوسائٹیز میں چونکہ لائن لاسز نہیں ہے نا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ پروفٹ میں ہے۔ تو باقی یہ ایک ایسا گورگ دھندا ہے کہ اس میں اوور سٹافنگ وابڈا کا معاملہ ہے، یونین کے مسائل ہیں، لائن لاسز، اور پبلک بھی ظاہر ہے لوگ بھی ہمارے یہاں بہت بڑے پیمانے پہ چوری کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے شاید لائن لاسز میں کے پی میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہاں بھی بہت زیادہ یہ کنڈا کلچر جو ہے یہ کراچی میں کافی زیادہ ہے، تو وہاں پہ یہ اب اس کو تو کئی چیزیں شاید ہمیں نہیں سمجھ آتی، یا مطلب اب انتظامیہ کی اس میں ایسی کوئی گنجلک ہوتی ہے یا کیا، یا ول پاور کی کمی ہے۔ کے ساتھ شاید کسی کو برا بھی لگ جائے، انتظامیہ کو آپ یہ 500,000 روپے پکڑائیں نا، وہ دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں کر کے دیتے ہیں، تو میں بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ بول رہی ہوں۔ بالکل بالکل ایسے ہی یہی بات ہے، آپ ان کا ریٹ نہ گرائیں، لیکن میرا خیال ہے میں نے مثال دی ہے، صحیح بات ہے، ان کا ریٹ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو میرا خیال دیکھیں یہ ایک چیلنج حکومت کی نسبت ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ظاہر مینیج کرنا ہے، نمٹتے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا۔ گردشی قرضہ واقعی بہت بڑا ہو چکا ہے، انہیریٹ بھی کیا ہے لیکن مسلسل بڑھ رہا ہے نا، وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 50 ارب روپے پر منتھ بڑھ رہا ہے۔ جی اب دیکھیں 50 ارب کا مطلب اسے 12 سے 600 ارب روپے سال کا، تو یہ بہت خوفناک ہے یہ۔ تو اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہی چیلنجز کوئی گورنمنٹ ظاہر آتی ہی حکومت بڑے وعدے کر کے دعوے کر کے آتی ہیں اور ایکسپرٹ اپنے رکھتی ہیں سارے کہ آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کیونکہ پبلک جو ہے نا وہ عوام بہت زیادہ آج کل چلو دیکھیں بجلی کا استعمال ذرا کم ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ کم یونٹوں میں بھی اتنا زیادہ پچھلے سال سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت ہی برے حال ہے۔ تو اب چند ماہ بعد ہی گرمی موسم گرما تو ہمارے یہاں فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، اپریل میں شروع ہو جائے گا،
तो वो उसके बाद मौसम गर्मा कैसा होगा मई में सर तो हमारे बहरहाल यहाँ इसी पे चल यहाँ पे शुरू पड़ेगा होगा, ना। आप कराची तो उत्तर ये प्रदेश को देख ले, मेरा साउथ ख्याल है पंजाब, ये तो वहाँ तो एक शुरू चैलेंज हो है। जाएगा बाकायदा और बहरहाल मार्च मुस्लिम लीग में, नून फरवरी। जो पिछली बार आई थी तो उस वक्त उनके पास लोड शेडिंग का क्राइसिस था, चैलेंज, उन्होंने काफी हद तक उसको पूरा किया, उन्होंने प्लान लगाया। लेकिन अब ज़ाहिर है ये चीजें अब एतराज़ात उन पे आ रहे हैं कि ये कैपेसिटी चार्जेस की इस तरह के एग्रीमेंट्स उनसे पहले भी हुए, इन्होंने भी किए। लेकिन अब ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को किस तरह पूरा करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये किसी तरह कर दिखाएं। इसमें ठीक एक है, फिक्रा ठीक, जी, अगर रुक मुझे रखिएगा, इजाजत दे दीजिए। देखिए ये आलमी मुआहदे हैं, हम इनके साथ जो कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई उठ के आलमी सालसी अदालत में चला गया तो हमारे लिए संभाला नहीं जाना। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से इन मुआहदों के ऊपर नजरसानी की बात करनी चाहिए। चलें ठीक है, विद योर कमेंट मैं इसी वक्त इस सेगमेंट को क्लोज करूंगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो बात करेंगे गजा जंगबंदी डील माहदे के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी मराहिल में है और इस हफ्ते के आखिर में ये जो है वो डील डन हो जाएगी। वैसे तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये वाकई हो पाएगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मंजर आम पर आई है गजा माहदे के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि जंगबंदी डील बहुत करीब है और इस हफ्ते के आखिर में ये मुकम्मल हो जाएगी। और ये वही मामला है कि जब वो अपनी कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, तो बार बार वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते हुए या लोगों को कायल करते हुए नजर आए थे कि वो इस मामले पर जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे पेशरफ्त दिखाएंगे। इमरान याकूब साहब 3 स्टेजेस रखी हैं। फेज़ 1 में 33 इसराइली रकमालियों को रिहा करने की तजवीज़ है। सेकेंड ईयर में कहा गया है कि सीज़ फायर शुरू होने के 16 दिन बाद होगा और तीसरे मरहले में गजा की दोबारा आबादकारी और नई हुकूमत के कयाम के हवाले से बातचीत की जाएगी। सर डूएबल है और उतना ही जल्दी है जितना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आखिर में ये मुकम्मल हो जाएगी इसी हफ्ते के? देखें सर, आप बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारी तो शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाए। सियासी तौर पे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये वादा भी कर चुके हैं, उनके जो कैंपेन थी पूरी उसमें ये चीज़ें थी कि वो अमेरिका को जो है ना वो बिल्कुल फर्स्ट अमेरिका करेंगे, ये जंगें बंद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ये अमल दरामद होता नजर नहीं आता। अच्छा, उसकी बुनियादी ठीक है, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि नेतन्याहू एक इस तरह के फाशिस्ट लीडर हैं कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल का जिस तरह से वो नक्शा पेश कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां तबाही की है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि एकदम से वो अचानक सब कुछ। ठीक है इमरान याकूब साहब, पॉइंट आपका आ गया। आई विल बी वेरी क्विक इन दिस सेगमेंट। मैं आपकी टेक आ गई। खाकवानी साहब अर्ज कीजिएगा, डूएबल है तो क्या चांसेस हैं, कितनी %? देखिए जंगबंदी तो मुझे लगता है हो जाएगी। अच्छा। असल बात तो ये है कि उसके बाद गजा का क्या बनेगा, क्या वहाँ पे वो लोगों को वापस जाने का, उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत होगी नहीं होगी। और चूंकि इस बारे में चूंकि ऐसा बदकिस्मती ये है कि इसराइल इस वक्त बहुत ही खौफनाक हद तक ताकतवर पोजीशन में चला गया है ना। उसने जो हिजबुल्लाह के साथ कर दिया है, ईरान को बदवीक कर दिया है, शाम में तब्दीली, उसके बाद कोई लिवरेज ऐसा जिस पर रहा नहीं है और अपनी मर्जी से सब कुछ वो डैमेज करके बिल्कुल एक कमांडिंग पोजीशन में है। तो वो ज़ाहिर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और वो उनको ये होगा कि हमास का कि जो बाकी बच्चे कुचे जो होंगे उनको भी अब आई डोंट नो कि क्या बनता है इसका, पर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ होगा। और मुझे ये लगता है कि इसके बाद अभी तो नहीं है कि शायद फौरन बाद नहीं, कुछ अरसे बाद इसमें इसराइल को कुछ ममालिक का तस्लीम करने का, शायद सऊदी अरब पे, अगर सऊदी अरब गया तो पाकिस्तान भी लाजमी जाएगा। तो ये मतलब ये ट्रंप के दौर में ही हो जाएगा। ये आगे चीजें बढ़ेंगी यकीनन इस बारे में, क्योंकि वो इसको सेटल करना चाहेंगे, मिडिल ईस्ट को ट्रंप इसको सेटल करना चाहेंगे। वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मतलब इसमें कुदरत के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अपने किए गए वादों में से एक वादा यही है जो हम डिस्कस करें डोनाल्ड ट्रंप का, रिजवान रज़ी साहब, और उनके बतौर एक द ग्रेट अमेरिका के हवाले से अगर देखा जाए एक सबसे बड़ी लीडर की हैसियत में, तो ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगा। कर पाएंगे? जी, मुझे याद आता है कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जो उनके आर्म्ड विंग का हेड था वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जोर डाल रहा था कि मुआहदा कर लो, मुआहदा कर लो, मुआहदा कर लो, जो कि पॉलिटिकल साइड जो थी वो मुआहदा करने से पीछे हट रही थी।
تو فائنلی جب وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد پتا چلا کہ آرمڈ ونگ والے کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایمونیشن کتنا بچا ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے نا میں جنگ ختم کراؤں گا, اس پہ اسرائیل کو پتا ہے کہ یہ جو اندھی لگی ہوئی تھی اور بم آ رہے تھے امریکہ سے, وہ بند بھی ہو سکتے ہیں اور سپورٹ بھی بند ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نے جنگ بند کروانی ہے. تو اس لیے اسرائیل کی بھی مجبوری ہے. معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں جی. میں مختصراً عرض کر دوں, صرف اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ جو غزہ کا بارڈر ہے اس کے 200 میٹر, فلسطینی چاہتے ہیں کہ 200 میٹر کا وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی بفر زون قائم کیا جائے, اور اسرائیل چاہتا ہے کہ نہیں 2 کلومیٹر کا ہو, 2000 میٹر کا ہو. تو وہ اس کے اوپر کوئی درمیانی صورتحال نہیں کر سکتی ہے. چھوٹی موٹی نیٹی گریٹیز ہیں جس کے اوپر ابھی یہ لیکن معاملہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. تو ایک انٹرنیشنل خبر یہ بھی بتا دوں کہ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے ڈویژن کے پرنسپل سٹاف افسر ایس ایم قمر الحسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں, اور آج ان کی سارے شمشاد مرزا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. ہمارے ہاں قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلی ٹرم میں تھے, وہاں پہ قمر صاحب اب تشریف لائے. اوکے, انور اسد صاحب ڈویبل ہے, کس حد تک ہے, تینوں مراحل سے ہی ہو کر معاملہ گزرے گا یا شاید کہ صرف پہلے اور دوسرے تک ہی محدود رہیں گے؟ ذرا آپ دیکھیے امریکہ اور اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اب جنگ بندی کی جائے, کیونکہ ایک تو ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا, اور دوسرا مجھے بتائیے کہ اپنی طاقت کے زور پر اس نے جو حاصل کرنا تھا اسرائیل نے کیا. زمینی حقائق آپ کے سامنے ہے, قبضہ کر لیا. آپ نے دیکھے فلسطینیوں کی نسل کشی کر دی, تباہ و برباد کر دیا, ایران کو کمزور کر دیا, شام میں کیا کچھ ہوا, لبنان میں کیا ہوا. تو اب ان کو یہ سوٹ کرتا ہے, ان کی یہ فیور میں جاتا ہے کہ وہ جنگ بندی کرے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا کچھ گوانے کے بعد آپ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. آپ فلسطین میں رہ کیا گیا ہے, آپ بتائیے نا. انفراسٹرکچر کر لیں گے, آپ سیز فائر کر لیں گے, آپ نئی حکومت کے قیام کو کر لیں گے. انہوں نے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا, اور ٹرمپ کو اس بات کا پتہ. اور دوسری بات آپ کو میں یہ باور کروا دوں, یہ بالکل ایسا ہے, اسرائیل کا انفلوئنس امریکہ پر اب بھی ہے, ایسا نہیں ہے. اسرائیل جو چاہے گا امریکہ وہ کرے گا. اچھا, اور دوسرا یہ بھی کہ یہ فلسطینیوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کوئی ون ون سچویشن ہوگی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس, تو صفر سے آغاز ہوگا, صفر سے بات سب کچھ لٹا. مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح نسل کشی کی گئی, آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا, معصوم بچوں, خواتین کو, نوجوانوں کو کا قتل عام کیا گیا, میں سے کہتا ہوں. مجھے بتائیے اس کے بعد بچا کیا ہے؟ آپ اب کیا آباد کاری کریں گے؟ دیکھیں نا, مسلم امہ کی جو مجرمانہ خاموشی تھی اس پر کیا کریں گے؟ جب آپ نے یہ جنگ بندی کر دی, اس کے بعد یہ بات درست ہے کہ جس طرح خاکوانی صاحب نے کہا کہ آپ آگے جا کے دیکھیں گی کہ سعودی عربیہ پھر باقی اسلامی ممالک اس کو تسلیم کرنے کی بات کریں گے. تو یہ ہمارے لیے بینگ اے مسلمان میرا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل سارا کچھ پری پلانڈ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. انور بھائی, ایران کے کمزور ہونے سے سعودی عرب کا وہ پریشر ختم ہو گیا جس کے تحت اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا. آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہیں, دیکھ لیں گے. عمران یعقوب صاحب لاسٹ منٹ ہے, if you want to add something. صرف یہ کہوں گا آپ سے ذریعہ کہ آپ دیکھیں گی جو انور رضا نے ابھی کہا ہے کہ اسرائیل کا جو دباؤ ہے امریکہ پہ وہ بہت زیادہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, لیکن جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ معاف کیجیے گا صرف پینٹاگون نہیں ہے. وہ امریکہ اور اسرائیل کو کنٹرول جو لوگ کرتے ہیں وہ معاشی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کے بزنس مین ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ان کے دل میں جس طرح کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اسی طرح ایک بزنس مین کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا. اس نے دیکھنا ہے کہ اس کا کس طرح سے فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے مفادات کی سیاست میں فلسطین اور فلسطین کی زندگیوں کا فیصلہ ہوگا, لیکن بحیثیت مسلم, بحیثیت پاکستانی اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب کی یہی دعا ہے, ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ جلد سے جلد وہاں پر جنگ بندی ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سکون کی سانس لے سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے, ہم سب کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.